Hi everyone, my name is Harshita. Welcome to my YouTube channel Study with Harshita. आज का हमारा सेशन है टीचिंग पर, जिसमें हम इसके कॉन्सेप्ट, नेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड फेजेस ऑफ टीचिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है बीएड स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो, चाहे जो भी स्ट्रीम हो, सभी के लिए क्या है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर बीएड फर्स्ट ईयर में होता है और आगे नेट, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, केवीएस में भी कवर होता है। ये जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, टीचिंग का जो हमारा आज टॉपिक हमने लिया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ही जो है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे और जो इसका सारे जो चैप्टर्स हैं उनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ओके, और इसका जो जो आउटपुट है पूरी बुक का, वो मैं आपको ऐसे वीडियोस के थ्रू देती रहूँगी, जिसके थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने में भी, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो मिलेगा। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। टीचिंग क्या होता है, व्हाट इज़ टीचिंग, ठीक है। इसका जो बेसिक मीनिंग है वो हम देख लेते हैं। टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ एवरी सोसाइटी एंड प्ले अ वाइटल रोल इन नरिशिंग द माइंड ऑफ यंग चाइल्ड, ठीक है। टीचर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि देखो, जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हम बिल्कुल 3 to 4 ईयर्स के होते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, स्कूल में हमें टीचर्स के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखने को मिलती हैं। तो जो हमें मतलब शिक्षा की तरफ जो बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो टीचर ही होते हैं, और मेन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं। तो इनका जो सोसाइटी में है यंग माइंड को डेवलप करने का बहुत वाइटल रोल ये प्ले करते हैं टीचर्स। ओके, और बेस्ट टीचर ऑलवेज गिव नॉलेज एंड स्किल्स इन एवरी इफ़ेक्टिव वेज, ठीक है। जो बेस्ट टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज देता है और स्किल्स देता है, ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें बहुत अच्छे से बैठ जाएं, ठीक है। टीचिंग क्या है, टीचिंग इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन एन इंटरेक्टिव वे, जहाँ दोनों पार्टिसिपेट कर सकें फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो जो क्लास में होता है, चाहे कहीं पर भी है, चाहे आप ट्यूशन्स पे हैं, चाहे आपके स्कूल में है, वो क्या होता है, जब टीचर हमें पढ़ाता है, उसके बाद हम सुन रहे होते हैं उन चीज़ों को, और फिर बाद में हमने जो चीज़ समझ नहीं आती, हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं मैम से कि मैम या सर से कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो जो इंटरेक्शन होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है स्टूडेंट्स को भी और टीचर को भी। टीचर को इससे आउटपुट मिलता है और स्टूडेंट को इससे मतलब नॉलेज मिलती है, ठीक है। वन वर्ड टीचर डेफिनेशन वी कैन से दैट टू ट्रेन द स्टूडेंट सच दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ऑन फुट, ठीक है। मीन्स बच्चे को ऐसे ट्रेन कर दिया जाता है, स्टूडेंट को ऐसे ट्रेन कर दिया जाता है, ताकि वो आगे जाकर अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके, उसकी नॉलेज को इतना बढ़ा दिया जाता है। तो ये इसका जो रोल होता है मेन, वो कौन प्ले करता है, वो एक टीचर ही करता है हमें। ओके, टीचिंग इज़ कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशन, ठीक है। मीन्स टीचर क्या है, ये इसमें दिया नहीं हुआ है, बट मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ें नई हो जाती हैं जो हम बताते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, टीचिंग इज़ कंसिडर्ड एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन, टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, बताता है कुछ, मीन्स जो हमारी क्वेरीज रह जाती हैं उनको क्लासरूम में क्या करता है, डिक्टेट करता है। ओके, इम्पार्ट करता है हमें। डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। देखो फ्रेंड्स, हमें ये डेफिनेशंस तो बिल्कुल करके ही जाने हैं, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छे से हैं, क्योंकि देखो यूजीसी नेट की हम बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसे ही
सीधा ऑथर का नाम पूछ लिया जाता है कि ये कौन से ऑथर ने दी थी। और फिर अगर हम बीएड में इन ऑथर्स को कोट करके हम ये डेफिनेशन लिखते हैं तो हमारा जो इम्प्रेशन है बहुत अच्छा जाता है टीचर के सामने, और जो हमारे मार्क्स होते हैं वो इन्हांस हो जाते हैं। तो आपको ये सोचना है कि कम से कम एक डेफिनेशन तो आप मतलब याद करके जाएं ज़रूर, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ओके, तो इसमें जॉन बी हाफ एंड जेम्स के डुनकैन हैव डिफाइंड टीचिंग इन दिस वे। टीचिंग इज़ एन एक्टिविटी विद 4 फेजेस। इन्होंने बताया है कि जो टीचिंग है उसको फिर 4 फेजेस में बांटा गया है। करिकुलम प्लानिंग, इंस्ट्रक्टिंग, एवल्यूशन फेज। ठीक है, इसको क्या करा है, एक्टिविटीज़ 4 भागों में बांटा गया है, करिकुलम प्लानिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड एवल्यूशन फेज। ओके, और है ना मेजरिंग फेज। ठीक है, तो आप ये सब ज़रूर आपको याद रखना। बहुत इजी सी डेफिनेशन है जिसमें क्या है, करिकुलम प्लानिंग को क्या 4 भागों में बांटा गया है, मेजरिंग फेज, इंटरेक्टिव फेज, एवल्यूशन फेज, ठीक है, और इंस्ट्रक्टिंग फेज। चारों आपको क्लियर हो जाने चाहिए। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, इसमें 1 मिनट गाइस, हम इसमें एक डेफिनेशन और लेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से एक बार उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, एच.सी. मॉरिसन ने दिया है और बहुत बार पूछा भी जाता है, टीचिंग इज़ इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड द लेस मेच्योर वन। ठीक है, एच.सी. मॉरिसन ने क्या कहा है, टीचिंग एक कॉन्टैक्ट है, इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सनैलिटी, जो कि टीचर होता है, मेच्योर होता है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, और बिटवीन लेस मेच्योर वन। ठीक है, जो लेस मेच्योर होते हैं स्टूडेंट, तो उनके बीच में क्या है, इंटीमेट कॉन्टैक्ट जो फॉर्म करता है टीचर। ओके, तो हमें इसको भी ध्यान कर लेना है, आप अपने नोट्स में इसको भी लिख लीजिएगा। टीचिंग हैज़ डिफाइंड विद रिगार्ड्स ऑफ 3 व्यू पॉइंट्स। ठीक है, टीचिंग को जो है 3 व्यू पॉइंट से बताया गया है। फर्स्ट वन इज़ अथॉरिटेरियन व्यू पॉइंट। ठीक है, देखो इसमें एच.सी. मॉरिसन का फिर से आया है, तो मैंने आपको एच.सी. मॉरिसन की जो दी हुई डेफिनेशन है वो भी आपको बता दी है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, जो अथॉरिटेरियन व्यू पॉइंट है वो क्या है, वो एक मेमोरी लेवल has defined as an activity of memory level only. This teaching does not develop thoughts and attitudes in pupils. It is thoughtless teaching. Teacher can impart incorrect knowledge. ठीक है, अथॉरिटेरियन व्यू पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं, जो टीचर क्या, ये मेनली क्या होता है, स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये मेमोरी लेवल पर ही होता है ओनली, क्योंकि इसमें जो बच्चों को है क्रैमिंग कराई जाती है, बच्चों को नई नई चीज़ें क्या है क्रैम करके सिखाई जाती हैं बजाय कि उसको समझा के। ठीक है, दिस डज़ नॉट हेल्प इन डेवलपिंग थाट्स एंड एटीट्यूड्स। इससे क्या होता है, जो बच्चों की डेवलपिंग जो माइंड होता है वो इतना डेवलप नहीं हो पाता, और वो इतना थॉटफुली नहीं सोच पाते कि इसके पीछे क्या रीज़न था। ओके, तो इससे ये क्या है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ये एक थॉटलेस टीचिंग भी है। इट कैन इम्पार्ट इनकरेक्ट नॉलेज, और इसका जो मेन ड्रॉबैक ये भी है कि इस जो टीचर है वो क्या कर सकता है, इनकरेक्ट नॉलेज को इम्पार्ट कर सकता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इस स्टेज पर स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो टीचर को क्वेश्चनिंग कर सके कि मैम आप ये गलत बता रहे हो। तो ये मेनली स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए होता है। डेमोक्रेटिक टीचिंग। ठीक है, डेमोक्रेटिक टीचिंग में जो है अपना व्यू पॉइंट एमिडोन ने जो दिया है उसमें क्या बताया है, इन्होंने बताया है, डिफाइन टीचिंग एज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस प्राइमली इन्वॉल्विंग क्लासरूम टॉक विच टेक प्लेस बिटवीन टीचर एंड pupil एंड अकर ड्यूरिंग सर्टेन डेफिनेबल एक्टिविटीज़। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है, डेमोक्रेटिक टीचिंग में इन्होंने बताया है कि जो इसमें फर्स्ट क्या होता है, क्लासरूम टॉक होती है बिटवीन टीचर एंड pupil, इसमें उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ाने के बाद क्या किया,
बच्चों से पूछा कि आपको समझ आया नहीं समझ आया, तो जिस बच्चे को समझ नहीं आया तो उसने मैम से क्वेश्चन किया। तो ये क्या हो गया, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस हो गया कि जो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और उनको क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक टीचिंग में आता है। इसमें स्टूडेंट्स को जो लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, प्लस उनको अच्छे से जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं, उनको फुली गाइड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं जो 5th से लेकर जो 12th तक के जो बच्चे होते हैं, और ये मेनली उनके लिए फॉलो किया जाता है ये। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, लेज़ियर फेयर टीचिंग। ठीक है, लेज़ियर फेयर टीचिंग में क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है, जो हमने पीछे देखो, ये हमने फर्स्ट क्या है, मेमोरी लेवल टीचिंग, और सेकंड को हम बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या करते हैं, जो प्यूपिल्स हैं वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो तभी तो क्वेश्चन पूछेंगे जब उनको समझ आएगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, और जो नेक्स्ट वन है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, बर्पचर हैज़ डिफाइंड टीचिंग एज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशन in which there are gaps and obstructions which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so। इसमें क्या होता है, बर्पचर बताता है कि जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है वो डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। क्यों होती है, इट इज़ हाईली थॉटफुल एक्टिविटी दिस लेवल प्रोड्यूसेस इनसाइट। ठीक है, ये बहुत थॉटफुल प्रोसेस होता है। इसमें जो है टीचर वो सिर्फ गाइड करता है स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग कि उन्हें कैसे काम करना है, लेकिन जो मेन जो काम करना होता है वो स्टूडेंट्स को अपने ऑन बिहाफ पर करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉलेजेस में, और या फिर हम PhD टाइम पे, या फिर हम मास्टर्स डिग्री के टाइम पे जो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ हमें गाइड करते हैं, वो हमें एक थोड़ा व्यू पॉइंट देते हैं कि आपको ऐसे काम करना है। उसके बाद आपको अपने आप ही उस चीज़ों को एनालाइज करना होता है, डिफरेंट बुक से आपको स्टडी करना होता है। ठीक है, जैसे PhD के स्कॉलर को सिर्फ गाइडेंस दी जाती है कि आप ऐसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो, बट रियलिटी में जो काम करना है वो किसको करना है, वो उस स्टूडेंट को करना है। तो इसमें क्या होता है, हाई थॉटफुल प्रोसेस होता है। ओके, इसमें स्टूडेंट्स इज कोर एक्टिव एंड प्राइमरी, टीचर्स बिकम सेकेंडरी एंड पैसिव। जो ऊपर के हमने जो दो पढ़े हैं उनमें क्या होता है, जो टीचर है वो जो मेन रोल प्ले करता है, लेकिन इसमें क्या है, स्टूडेंट एक्टिव रोल प्ले करता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू जैक्सन टीचिंग इज अ फेस टू फेस इनकाउंटर बिटवीन 2 or more person whom the teacher intends to impact certain changes in the other participants। ठीक है, टीचिंग का जो क्या होता है, ये फेस टू फेस इनकाउंटर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसमें क्या होता है, इफेक्ट सर्टेन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट। टीचिंग का क्या होता है, टीचिंग को जब हम सक्सेसफुल तभी मानेंगे जब उसका इफ़ेक्ट क्या है, दूसरे पर्सन के बिहेवियर में चेंज लेके आ रहा हो। ओके, अकॉर्डिंग टू H.C. मॉरिसन टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन, ये देखो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, आप यहाँ से ले सकते हो उसे। ओके, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, टीचिंग इज सोशल एक्टिविटी, ये हमने क्लियर कर लिया कि सोशल एक्टिविटी कैसे है, क्योंकि जो मेनली डेवलपमेंट है सोसाइटी की वो कैसे हो रही है, वो जब बच्चे एजुकेटेड होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, तभी हमारी सोसाइटी है वो आगे बढ़ पाएगी। ओके, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी हमें क्लियर है। टीचिंग इज़ सिस्टम ऑफ एक्शंस विच प्रोड्यूसेस लर्निंग। ठीक है, जो एक एक्शन हमें लेना पड़ता है
जो क्या होता है लर्निंग होती है, जिससे क्या होता है देखो हमें जो टीचर है वो सिखाता है तो उसके रिगार्डिंग हम उस चीज़ को सीखते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है लर्निंग हमारे बिहेवियर में चेंज आता है और जिससे क्या होता है लर्निंग प्रोड्यूस होती है। टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या है, एक कला भी है और एक साइंस भी है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं टीचिंग को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। आर्ट इसलिए है क्योंकि देखो सब टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो सेम नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी कला होती है पढ़ाने की, तो ये क्या है एक आर्ट भी है। टीचिंग इज़ अ फेस टू फेस इनकाउंटर, ठीक है, ये फेस टू फेस इनकाउंटर है। और आजकल तो क्या हो गया है देखो हम ऑनलाइन भी स्टडी करते हैं तब भी टीचर हमें फ़ेस टू फेस पढ़ाता है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस भी होती हैं हमारे पास जिसमें टीचर अपना फेस ना दिखाकर भी पढ़ाता है। ओके, टीचिंग इज़ ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफिएबल। टीचिंग क्या है, इसको हम ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स एंड मॉडिफिएबल, और उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो कुछ चीज़ें होते हैं जो टीचर बताता है, ठीक है, अब लेकिन बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं कि हाँ अब सीबीएसई ने ये कर दिया, अब इसमें एनसीईआरटी बुक में ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो क्या हो गई अपडेट हुई हैं। तो टीचिंग में क्या होता है मॉडिफिकेशन भी होता रहता है, सबका बिहेवियर भी चेंज होता है, पढ़ाने का तरीका। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूम फ्रॉम ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्राइनेशन, ठीक है। ये इसका जो सबका मीनिंग है कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्राइनेशन, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी इनका मतलब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये यूजीसी नेट में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये क्या होते हैं। टीचिंग और कंडीशनिंग का जो डिफरेंस है मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। इट एम्स टू डेवलप, टीचिंग का जो मैं बता रही हूँ, इट एम्स टू डेवलप इंटेलेक्ट एंड हैव ब्रॉडर स्कोप विद वास्ट करिकुलम, ठीक है। टीचिंग का जो क्या है वास्ट करिकुलम होता है एज़ कम्पेयर टू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होती है, देखो आपने वो थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें क्या होता है कंडीशन देके एक डॉगी को जो कंडीशन में रख के और उसको दिया जाता है, एक मांस का टुकड़ा दिया जाता है और साथ में क्या है एक बेल भी बजाई जाती है, ठीक है। होप सो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, ठीक है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा बट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो उसमें वो मांस का टुकड़ा उसको दिखा के और बेल बजा के वो मांस का टुकड़ा दिया जाता है, तो उसके क्या होता है रिपीटेशन उसमें किया जाता है, 1-2 बार ऐसे ही किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है उसको मीन्स डॉगी को ये हो जाता है कि जब भी बेल बजेगी तो क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, मुझे मांस का टुकड़ा मिलेगा। तो उस बेल बजते ही तो क्या नोट किया गया, बेल बजते ही उसके जो डॉगी के मुंह से सलाइवा आने लगा। वो क्यों था, वो कंडीशनिंग जो हम बात करते हैं तो वो कंडीशनिंग ये है, ठीक है। इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट्स। इसमें क्या होता है हमारे बिहेवियर में भी जो चेंज होता है। इसमें कैरिकुलम फिक्स रहता है, इसमें कैरिकुलम को हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी कंडीशन है वो फिक्स रहती है, उसी को हम रिपीट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है सिर्फ लो लेवल टीचिंग है, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसका जो स्कोप है वो बहुत स्मॉल स्कोप है, वी कैन से दैट इसका बहुत नैरो स्कोप है। ओके, ठीक है। ट्रेनिंग आपको पता ही है, ट्रेनिंग भी लोअर लेवल टीचिंग है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कंडीशनिंग लोअर लेवल टीचिंग है एंड देन ट्रेनिंग भी लोअर लेवल टीचिंग है। इसमें क्या करना होता है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो हमारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। टीचिंग का जो स्कोप है इसमें भी वास्ट रहता है। स्किल डेवलपमेंट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, सबसेट ऑफ टीचिंग। ट्रेनिंग क्या है, सबसेट ऑफ टीचिंग, जिसमें हम पहले क्या करते हैं थोड़ा टीच करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग हमें दी जाती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन जो है वो हाई लेवल टीचिंग है, क्या है, व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट टू डू, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इंस्ट्रक्शन टीचिंग और ट्रेनिंग से ऊपर है, ठीक है, जो ट्रेनिंग से ऊपर है इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो आप इंस्ट्रक्शन टीचिंग में आप समझ रहे हो ना, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में कि आपको ऐसे काम करना है, पीएचडी में कि आप ऐसे आपको अपना थीसिस बनाने हैं, आपको ऐसे स्टडी करनी है, आपको ये कुछ मतलब इसमें क्या मेनली इंस्ट्रक्शन किया जाता है टीचर के द्वारा, ठीक है। सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, आप ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा मैटर है, सिर्फ इस तरह की हमें गाइडेंस मिलती है। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है? इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है? हाई लेवल टीचिंग होती है ये भी। इट पॉजेज द बिलीफ कि किसी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो हमें क्या बताता है कि किसी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, और ये क्या है? हाई लेवल की टीचिंग है, ओके। टीचिंग इज़ फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। टीचिंग का जो स्कोप है वो क्रैमिंग से लेकर और जो ओन अंडरस्टैंडिंग तक है। टीचिंग शेप्स बिहेवियर्स, टीचिंग का जो मेन मोटिव होता है चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द प्यूपिल्स। टीचिंग इज़ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। टीचिंग क्या है? एक प्रिस्क्रिप्शन है, सलाह है, जो कि जैसे डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कोई चीज़, ऐसे ही टीचर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को कि हमें कैसे उनको परसीव करना है। टीचिंग इज़ इट स्ट्रिप पोलर प्रोसेस, टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, ओके। टीचिंग इज़ गाइडेंस, टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, टीचिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, टीचिंग इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, ठीक है। ये आप सबको होप सो आपको सब क्लियर है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का ऐसा है नहीं, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग हमने अभी टीचिंग के बारे में डिस्कस किया है, और अब हम क्या करेंगे? लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू जेपी गुलिफोर्ड, लर्निंग इज़ एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, ठीक है। लर्निंग क्या क्या मतलब होता है? चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल, ठीक है। कोई चीज़ हमें याद होती है, जैसे हमने कोई चीज़ सीखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ सीखी है या किसी चीज़ की ट्रेनिंग ली है, तो आपके बिहेवियर में वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। आपकी जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है उस चीज़ को लेकर। जब भी आपको वो चीज़ करने को कही जाएगी, ठीक है, चाहे आपको कितने दिनों बाद वो चीज़ कही जाए, आपके मन में वो, आपके जहन में वो चीज़ बैठ गई है, आपके बिहेवियर में वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। तो लर्निंग इज चेंज इन द बिहेवियर, आपके बिहेवियर में चेंज आ चुका है। अकॉर्डिंग टू क्रॉ एंड क्रॉ, लर्निंग इज एक्वाजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, ठीक है। जब हम रिपीट करते रहते हैं अपने जो लर्निंग को, तो वो क्या होता है? हमारी हैबिट बन जाती है। नॉलेज एंड एटीट्यूड, हमें नॉलेज भी मिलती है और हमारे एटीट्यूड में वो चीज़ आ जाती है। गेट्स ऑल्सो क्लैरिफाई दैट लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसे होता है बिहेवियर में? वो होता है थ्रू एक्सपीरियंस। जब तक हम उस चीज़ को करेंगे नहीं अपने आप से, तब तक हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। जब तक हम उसको अपने आप हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, जब तक हमारे जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ओके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, इसमें क्या है? लर्निंग इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ याद करते हैं तो वो सिर्फ पॉजिटिव ही होता है या फिर नेगेटिव ही होता है। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि लर्निंग हमेशा हमें किसी न किसी चीज़ से मिलती रहती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ बुक्स पढ़कर ही जो हमारी लर्निंग हो रही है, नो। लर्निंग हमें कोई भी चीज़ से हो सकती है, ठीक है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। लर्निंग जो देखो, हमें कोई चीज़ हमें सीखने को मिलती है, तो हम क्या करते हैं? अगर हमें नेक्स्ट किसी टाइम पर वही सिचुएशन सेम अराइज होती है, तो हमें उसका पता होता है कि हमें उसको कैसे टेकल आउट करना होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ओके। लर्निंग इज़ अ सोशल एंड इंटेलिजेंट,
लर्निंग हमें सोशली भी बनाती है और इंटेलिजेंट भी बनाती है, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। सीखता वही है जो एक्टिव रहता है। जिसको कुछ सीखना ही नहीं है कुछ, तो वो इट मीन्स वो एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज़ लर्निंग। ओके, लर्निंग इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि किसी के पास साइकोलॉजिकली सोचने की, थिंकिंग करने की, या फिर वी कैन से दैट हर चीज़ों को एनालाइज करने की, चीज़ों को कैसे लेते हैं, व्हाट इज़ पॉजिटिव, व्हाट इज़ नेगेटिव, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये सब चीज़ें जब तक नहीं समझ पाता तो वो लर्निंग नहीं कर सकता है। ठीक है, एक हेल्दी माइंड ही लर्निंग कर सकता है। ओके, नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, टीचिंग और लर्निंग में क्या डिफरेंस है वो हम ये गाइस अच्छे से देखना, और ये सब मैटर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉर द न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोस। ओके, और आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और आपको ये यूज़फुल मैटर प्रोवाइड करने में। ओके, तो आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहेंगी, पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा गाइस। डिफरेंस बिटवीन, नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, टीचिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। टीचिंग एक क्या है? सोशल प्रोसेस है। लर्निंग हैज़ बीन कंसिडर्ड एज एन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। ठीक है, टीचिंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। टीचर है वो सबको सिखाता है। ठीक है, टीचर सबको सिखाता है, वेदर इट इज़ दे आर पेइंग ऑफ in the schools, so what, but this process is social process. Okay, learning has been considered individualized process, जिसमें इंडिविजुअल जो है लर्निंग वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज होता है। ओके, टीचिंग इज़ अ ग्रुप और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर टारगेटेड टूवर्ड्स सम अचीवमेंट। टीचिंग का क्या होता है कि वो मतलब इज़ अ ग्रुप और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर टारगेटेड टूवर्ड्स सम अचीवमेंट, जो कि कुछ अचीवमेंट्स के रिलेटेड टारगेटेड होते हैं कि हाँ हमें आज ये पढ़ाना है और हमें ये इतना कवर करना है, मीन्स उनका कुछ सेट ऑफ टारगेट होता है। लर्निंग इज़ अ सिंबल ऑफ सक्सेस और सम अचीवमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमें कुछ लर्निंग जो हम करते हैं तो हम कुछ अचीवमेंट का लेकर सोचते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ याद करके हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, हमारा एक पर्पस होता है उस चीज़ के लिए। ओके, टीचिंग प्रोसेस हैज़ बिन कंसिडर्ड एज अ मीन्स। ठीक है, उसका कुछ मीनिंग होता है। टीचिंग हम ऐसे ही नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं कराता है कोई, ऐसे ही कोई पढ़ाता नहीं है, उसका क्या होता है एक मतलब होता है। वाइल लर्निंग हैज़ बिन कंसिडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। देखो, टीचिंग जो क्या करता है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, और जब स्टूडेंट्स में जो लर्निंग है उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है और उनको अच्छे से समझ आ जाता है, तो क्या हो जाता है वो एक रिज़ल्ट की फॉर्म में आता है। ठीक है, लर्निंग क्या फिर एक रिज़ल्ट बन जाती है। इन टीचिंग सम नॉलेज इज़ प्रोवाइडेड, इसमें टीचिंग में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। सम नॉलेज इज़ एक्वायर्ड और रिसीव्ड। ठीक है, उसमें टीचर प्रोवाइड करता है नॉलेज को, इसमें लर्नर जो होता है वो क्या करता है, एक्वायर करता है, रिसीव करता है नॉलेज को। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वाई इज़ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप इज़ नीडेड। टीचिंग का और लर्निंग का रिलेशनशिप क्या है? देखो, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। देखो, आपको ये सिर्फ समझ आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने बिहाफ पर आप आंसर्स लिख सकते हो। जब भी आपको क्वेश्चंस दिखें तो आपके माइंड में ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बस। डजेंट मैटर कि आपको सेम टू सेम वर्ड्स लिखने हैं, नो, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपकी थिंकिंग अपने आप ही इन चीज़ों का क्या करेगी, आंसर अपने आप बना लोगे आप। ठीक है, तो मेन फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट पर। नीड ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, व्हेन टीचिंग एंड लर्निंग आर रिलेटेड, टीचिंग कैन बी मेड इफ़ेक्टिव। जब टीचर जो पढ़ा रहा है और बच्चों को वो लर्न भी हो रहा है तो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगी टीचिंग। द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स बिकम वेरी ईजी।
जब बच्चों को देखो, अगर किसी जब पूरी क्लास में ये लगा लो 50 बच्चे हैं, 50 में से 40 बच्चे हैं जो हैं वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम पीपीटी के थ्रू पढ़ें और वाइट बोर्ड मतलब पीपीटी के थ्रू हम पढ़े तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा, हमें ज़्यादा समझ आएगा। और जो 10 बच्चे हैं वो ऐसे सोच रहे हैं कि मैम सिर्फ वैसे ही बुक रीडिंग करा दे तो भी हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो हमें ये पता चल पाएगा जो मेजॉरिटी किस साइड है। ओके, और फिर इसमें टीचर को बहुत ही ईजी भी हो जाएगा सिलेक्शन करने में कि टीचिंग एड कि आपको कौन सा मेथड अपनाना है। द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्टिक्स बिकम कन्वीनियंट, क्योंकि टीचर जो है वो बच्चों को समझ चुका है कि बच्चों को कैसे मतलब अच्छे से चीज़ें लर्न हो रही हैं, कैसे बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, कौन सा मेथड बहुत इफ़ेक्टिव है क्लास के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो जो टीचर है हर क्लास में उसका अलग मेथड होता है पढ़ाने का। ठीक है, वो हर क्लास में बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं बहुत ही मतलब शरारती बच्चे होते हैं उसमें, और कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत मतलब ठीक ठाक बच्चे होते हैं, जो एक नॉर्मल क्लास होती हैं जिसमें कम शरारती बच्चे हैं। तो टीचर स्ट्रिक्ट होगी जहाँ पर शरारती बच्चे हैं, जहाँ पर नोटी बच्चे हैं। ठीक है, और जहाँ पर वेल मैनर्ड बच्चे हैं उस क्लास में क्या होगी, टीचर थोड़ा कूल रहेगी। ठीक है, नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप हेल्प्स इन मेकिंग द पीपल टीचर्स इफ़ेक्टिव टीचर। ठीक है, ये आपको समझ ही आ गया होगा कि लर्निंग रिलेशनशिप जो क्या है वो हेल्प करता है कि टीचर को इफ़ेक्टिव टीचर बनने में। ठीक है, कि बच्चे जो टीचर पढ़ा रही है और उसको बच्चे पढ़कर भी आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव है। ओके, बाय एस्टेब्लिशिंग टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप द टीचिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स कैन बी डिफाइंड एंड कैन बी अचीव्ड ऑल्सो। ठीक है, जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसके और लर्नर्स के बिहेवियर में उसके बिहाफ पर चेंज भी हो रहा है, तो क्या होगा, ये समझा जाएगा कि जो गोल है वो अचीव हुआ। ठीक है, टीचर के बिहाफ पर। फेजेस ऑफ टीचिंग प्री एक्टिव फेज एंड इंटरेक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। देखो, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से मैंने चीज़ें समझाई भी हैं आपको। और ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बचपन में फेस करी हैं। ओके, कि टीचर कैसे आके हमें पढ़ाती थी। ठीक है, क्या उनका बिहेवियर होता था, क्या हम करते थे अपने बिहाफ पर एक्टिविटी, टीचर हमें असाइन करती थी काम कि हाँ आपको ये ऐसे याद करके आना है, और फिर हम उस चीज़ को याद करके आते थे। तो इससे क्या होता था, टीचर को क्या लगता था जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होती थी। तो ये ऐसे ही है। और इसमें क्या है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, टीचर का जो पहला स्टेप है वो क्या होगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, हम यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टीचिंग के जो फेजेस हैं मैंने इसमें बताए हैं, 3 फेजेस होते हैं। एक तो जो क्लास में एंटर करने से पहले जो टीचर अपने बिहाफ पर प्रिपेयर करके आता है, क्योंकि जो टीचर होता है, पहले हम ये सोचते थे कि हाँ देखो इस मैम को सब कुछ आता है और इन मैम की नॉलेज बहुत अच्छी है। देखो नॉलेज मीन्स ये होता है, नॉलेज पे डिपेंड करता है कि हाँ उसके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। बट ये चीज़ है, हर टीचर को चाहे वो कितना ही बड़ा और कितना ही एफिशिएंट टीचर क्यों ना हो, उनको क्या अपने लेक्चर्स थोड़े पहले प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि सबको हर चीज़ें याद नहीं रहती हैं। उनको क्या करना होता है, उनको थोड़ा सा उनको ब्रश अप करने होते हैं अपनी स्किल्स को, अपनी थोड़ी टीचिंग को और देखना होता है कि हाँ अच्छा आज मैं ये चीज़ें कवर कराऊँगी, आज मैं ये चैप्टर कराऊँगी। तो वो थोड़ा एक बार देख के गो थ्रू उसके होके आते हैं, उसमें क्या नई चीज़ें हैं, क्या पहले था। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, क्लास में जाने से पहले वाली जो एक्टिविटीज़ होते हैं टीचर की, इसमें वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसी में टीचर गोल सेट करता है कि मुझे आज कितना पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, या टेस्ट लेना है मुझे, या फिर बच्चों को कोई गाइडेंस की मुझे आज पूरा लेक्चर देना है। तो वो सब चीज़ें क्या करके आता है टीचर, अपना
प्री एक्टिव फेज़ में डिसाइड करके आता है कौन सा एवल्यूशन टूल मुझे यूज़ करना है, अगर मुझे टेस्ट लेना है या फिर मुझे ओरली सुनना है। तो ये सब चीज़ क्या होता है, टीचर पहले ही अपना एनालाइज करके आता है। प्लानिंग ऑफ लेसन्स इज इन the broader terms, it is not just designing of lesson plan, it includes identifying the objective to be achieved in terms of pupil learning। ठीक है, क्या आज का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आज के लेक्चर का। स्ट्रेटजीज एंड मेथडोलॉजी टू बी अडोप्टेड, कौन सी मेथड हमें अडोप्ट करनी है, टूल्स एंड टेक्निक्स हमें यूज़ करनी हैं। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स एवल्यूशन टूल्स, कौन से हमें टीचिंग एड्स जो टूल्स हैं वो यूज़ करने हैं। ठीक है, हमें डीजी बोर्ड यूज़ करना है या फिर बच्चों को वाइट बोर्ड पर पढ़ाना है। ठीक है, या फिर रीडिंग करानी है। ये सब क्या होता है, प्री एक्टिव फेज़ में जो टीचर है वो डिसाइड करके आता है ये सब चीज़ें। प्लानिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्ट, ठीक है, इसमें जो टीचर है वो क्या प्लानिंग करके आता है, पहले सेलेक्ट करता है मटेरियल को, जो उसको पढ़ाना होता है उसका सिलेक्शन करता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन करता है, उसको अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, उसके बारे में क्या करता है, मीन्स जस्टिफाई करता है उसके प्रिंसिपल्स को। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, उसको टीचिंग मेथड्स को सिलेक्ट करता है। डिसीजन प्रिपरेशन यूजेस ऑफ एवल्यूशन टूल्स, उसके कौन से एवल्यूशन टूल्स मैंने आपको बताया भी है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको टेस्ट लेना है, ओरल लेना है या प्रेजेंटेशन लेनी है, और उस कुछ भी बुक रीडिंग करानी है। तो वो सब क्या होता है, जो पहले की एक्टिविटीज़ हैं क्लास में एंटर करने से पहले, जब टीचर हमारी क्लास में एंटर करता है तो वो पहले, उससे पहले ये चीज़ हो चुकी होती है, प्री एक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग। ठीक है, नाउ कम टू द, इसमें हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, सजेस्टेड एक्टिविटीज़ इन प्री एक्टिव फेज। हम इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, डिटरमाइनिंग गोल्स, जो हमारे गोल्स हैं वो डिटरमाइनिंग होने चाहिए कि हमें आज हमारा जो आज का गोल क्या है, हमें क्या टारगेट को अचीव करना है। सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, जो भी टीचर पढ़ाएगा उसे वो क्लास में बताना है तो उसको क्या पहले से सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि देखो, अगर आप सीधा क्लास में जाओगे, क्लास में जाके आप बच्चों से पूछोगे अच्छा क्या पढ़ना है आपको आज, तो बच्चा कोई भी अच्छे से आंसर नहीं करेगा। उसमें से 1-2 बच्चे आंसर कर देंगे कि ये पढ़ेंगे, बट ऐसे क्या होगा, बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा स्टडी में, क्योंकि वो सोचेंगे कि टीचर को खुद ही नहीं पता उससे क्या पढ़ाना है, तो फिर वो हमें क्या पढ़ाएगी। तो इससे क्या होगा, वो जो उनका पढ़ने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी, और इससे जो टीचर का इम्पैक्ट है वो भी बहुत लो जाएगा। ओके, तो टीचर को अपना पहले ही प्रिपेयर करके आना होता है क्लास में कि हाँ आज हम ये डिस्कस करेंगे, इतने थोड़ा ओवरव्यू हमें देना होता है कि हाँ आज हम ये पढ़ाएंगे और ये इतने टाइम में हो जाएगा, और हम उसके बाद आपको कुछ ऐसे एक्टिविटी देंगे। तो सब चीज़ें क्या होती हैं, प्री डिटरमाइंड होती हैं। सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइंट्स फॉर प्रेजेंटेशन, अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके तो क्या करना है, अगर आप लैपटॉप लेके आए हैं अपना, या फिर आपको डीजी बोर्ड पे अपनी प्रेजेंटेशन चलानी है, तो आप उसको भी अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह सब प्रिपेयर करके आएंगे। ठीक है, सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी, ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शनल की जो मेथडोलॉजी उन्हें यूज़ करनी है वो भी वो अपने पहले डिसाइड करके ही आएंगे। हाउ एंड व्हेन द टीचिंग स्ट्रेटजीज़, ठीक है, उनको कब और कैसे टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है वो चीज़ भी हम पहले ही देख कर आएंगे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नोटिस स्टूडेंट्स हैं उन पर कैसे करना है, जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट जो स्टूडेंट्स हैं, देखो बच्चे सबके लिए बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि ये बहुत मतलब करीब है तो इसको ज़्यादा प्यार है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये किसी भी टीचर के माइंड में नहीं आता है। बस वो क्या होता है, जो टीचर किसी स्टूडेंट को काम असाइन करता है और वो उसको मतलब उस पर खरा उतरता है, उसको प्रॉपरली करके आता है, तो वो टीचर की नज़रों में बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। इसलिए क्या होता है, उससे लगाव हो जाता है कि हाँ देखो कितना अच्छा बच्चा है। अगर कोई बच्चा मतलब कुछ कहने सुनने के बाद भी वो अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, 1-2 बार टीचर ने उसे मौका भी दिया है कि कोई नहीं नेक्स्ट टाइम बेटर होगा, नेक्स्ट टाइम बेटर होगा, बट वो फिर भी नहीं हो रहा है, तो टीचर इसलिए क्या करते हैं, उनसे थोड़ा ढीठ तरीके से उनको मतलब
ढीठ हो जाते हैं तो उनको थोड़ा रूडली जो डील करते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चे सोचते हैं उनको इतने प्यार से बोलते हैं, हमें इतने रूडली, ठीक है, ये चीज़ आ जाती हैं। तो आपको अच्छे से अपनी स्टडी को कैरी करना है, चाहे जो भी हो, और अपने टीचर की गाइडेंस को फॉलो करना है। इंटरेक्टिव फेज़, ठीक है। इंटरेक्टिव फेज़ क्या होता है? दिस इज़ द सेकेंड फेज़, इट रेफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान मेड during the pre-active phase. In this execution phase, students are provided while learning experiences through some suitable modes, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरेक्टिव फेज़ क्या होता है, जब टीचर क्या होता है, क्लास में एंटर कर चुका होता है, ठीक है। उसमें क्या है, क्लास सेट करेगा, पहले लर्नर्स को जानेगा, क्लास को देखेगा। फर्स्ट उसका जो है क्या होता है, क्लास में आते हैं, एंटर करते हैं, पहले क्लास के स्ट्रेंथ को देखता है कि हाँ बच्चे ज़्यादा प्रेजेंट हैं या कम हैं, ठीक है, बच्चे कितने एब्सेंट हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखता है। क्योंकि अगर उसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ करानी है टीचर को, और बहुत कम स्ट्रेंथ है क्लास की, नियर अबाउट ये लगा लो 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो उसमें से सिर्फ 25 स्टूडेंट्स आए हैं, 15 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो टीचर क्या करेगा, उस चीज़ को स्किप करेगा, वो इम्पोर्टेंट चीज़ उस टाइम पे नहीं कराएगा। वो 1-2 दिन ऐसे दिखेगा, अगर फिर भी बच्चे ऐसे ही एब्सेंट हो रहे हैं तो टीचर क्या करेंगे, फिर वेट नहीं करेंगे और फिर आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट टीचिंग, उसके बाद टीचिंग को स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, पहले ही थोड़ा ओवरव्यू देंगे कि हम आज ये पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, ओके। यही डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रेजेंटेशन स्किल, टीचिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है, ओके। जब हम टीचिंग स्टार्ट करेंगे तो उसी टाइम पे हमें क्या होगा, मतलब पता होगा कि हाँ भाई कौन सी टीचिंग जो हमें स्किल्स है वो यूज़ करनी है, ठीक है। फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट, इसमें फिर उसके बाद क्या होता है कि जो फीडबैक हम बच्चों से लेंगे कि उन्हें कितना समझ आया, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं या बीच में कोई चीज़ समझाने के लिए पूछ सकते हैं कि आपको इसमें कितना समझ आया, तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं। In this process, the teacher provides the learner verbal stimulation. This stimulation can be of various kinds, such as asking questions, listening students' responses, and providing guidance, making explanations. ठीक है, तो टीचर क्या डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकता है। Now come to the next one, activities when a teacher enters in the class. Size of the class को नोटिस करेगा, स्टूडेंट्स हेल्पिंग मूड, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका मूड कैसा है, उनका पढ़ने का मूड है भी या नहीं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स का मतलब पढ़ने का मूड अच्छा है तो टीचर वो चीज़ अच्छे से शुरू कर सकता है, नहीं तो टीचर उसके बारे में पूछ सकता है कि इसका क्या कारण है। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग टेंडेंसी, कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं तो उससे कैसे टैकल आउट करना है, तब ये टीचर को अपने आप अपने भी यहाँ पर देखना होता है। डिस्प्ले ऑफ इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप अच्छे से वेल एनालाइज करके आओगे सारी चीज़ को, आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं, कैसे आपको क्लास में ऑर्गेनाइज करनी है सारी चीज़ें, तो आप क्या होगे, ऑन सेम टाइम पर आप सोचोगे तो क्या होगा, इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतने अच्छे से नहीं दिख पाएगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतने अच्छे से नहीं दिख पाएगी स्टूडेंट्स को, बजाय कि आप एक वेल जो ऑर्गेनाइज टीचर की फॉर्म में आए कि हाँ अच्छे से वेल ड्रेस्ड अप हो के, प्लस में अपना जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके टाइम पे पंक्चुअलिटी दिखाकर, तो इससे क्या हो सकता है, इससे क्या होता है, जो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होती है टीचर की, ओके। एक्टिविटीज़ सजेस्टेड इन इंटरएक्टिव फेज, क्या एक्टिविटीज़ सजेस्ट की जाती हैं इंटरेक्टिव फेज पर। सेटिंग अप ऑफ द क्लास को सेटअप करेंगे, अगर कोई बहुत ज़्यादा नोटी बच्चा है तो उसको क्या करेंगे, हम फ्रंट सीट पर बिठाएंगे ताकि वो पीछे ज़्यादा शोर ना मचाए। नोइंग द लर्नर्स को जानेंगे, स्टार्टिंग टीचिंग, उसके बाद ही हम क्या है टीचिंग अपनी शुरू करेंगे। एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अ टीचर के द्वारा क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जानी चाहिए। ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन टीचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू एनालाइज द वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन।
सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, फीडबैक इन इन्फोर्समेंट, ठीक है, ये हमने कर लिया कि हम फीडबैक ले लेंगे क्वेश्चनिंग के थ्रू या फिर हम अनदर फॉर्म्स के थ्रू टेस्ट लेके कर सकते हैं या फिर ओरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज़, और जिसमें हम अपने स्ट्रेटजीज़ को लगाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कितने सक्सेसफुल रही। ऑपरेशंस एट इंटरेक्टिव फेज, ठीक है, ऑपरेशंस कौन कौन से यूज़ करने चाहिए। एट दिस लेवल टीचर एंड स्टूडेंट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। द एक्टिविटीज़ आर परपेचुअल, डायग्नोस्टिक एंड अचीवमेंट, ठीक है, टीचर के बेसिस पे क्या होते हैं, परपेचुअल होते हैं, डायग्नोस करने होते हैं उन्हें, एंड अचीवमेंट, उनको फिर बाद में ये मिलता है कि हाँ मतलब कुछ चीज़ें कुछ अचीव हुआ या नहीं हुआ, जो टीचिंग हुई थी उसका कुछ गोल निकल के आया या नहीं आया। ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड आर सिमिलर, परपेचुअल एंड डायग्नोस्टिक एंड अचीवमेंट, ठीक है, जो पीपल के पार्ट पर भी यही रहेगा। एक्चुअली दिस इंटरेक्शन फेज इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट दैट इज़ प्लानिंग फेज, ठीक है, जो फर्स्ट प्लानिंग फेज़ का है जो उसको यहाँ पर यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। परसेप्शन क्या होता है, जो एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट एंट्री इनटू द क्लासरूम क्लासमेट्स इज़ टू बी परसीव्ड बाय द टीचर एट द फर्स्ट इंस्टेंस क्या होता है, जो टीचर एंटर करता है क्लास में तो वो क्या करता है, बच्चों को देखता है पहले, ओके, उसके बाद ही पढ़ाना शुरू करता है। ही ऑल्सो ट्राइज टू सी इन टू हिज ऑन एबिलिटीज़ फॉर टीचिंग द क्लास। अगर बहुत ज़्यादा एक जो टीचर है उसने कभी मोर देन 50 की जो स्ट्रेंथ है एक क्लास की, उतने स्टूडेंट्स एक साथ नहीं पढ़ाए हैं, उनको हैंडल नहीं किया है, तो वो पहले क्लास को देखेगी जिसमें स्कूल में वो पढ़ा रही है कि उसके जो जाते कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो एक टीचर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको हैंडल करना, ठीक है, ये चीज़ परसीव करेगी। सिमिलरली स्टूडेंट आर ऑल्सो परसीव द एबिलिटीज़, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर। ये नहीं है कि सिर्फ टीचर स्टूडेंट्स को एनालाइज करती हैं, स्टूडेंट्स भी टीचर को एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनैलिटी, बिहेवियर, कि जो टीचर है वो कैसे सॉफ्ट स्पोकन है या बहुत रूड है स्टूडेंट्स के साथ, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इंटरेक्टिव फेज में। Diagnosis. In this process the teacher tries to diagnose that the student knowledge about the topic। पहले क्या करते हैं टीचर, उसको ओवरव्यू देती है, उससे क्या होता है, उससे एनालाइज करती है कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में कितनी नॉलेज है। अगर बच्चों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज है तो बहुत ज़्यादा इजी होता है उनको समझा पाना, उनके साथ कोरिलेट कर पाना। अगर बच्चों को उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपको बिल्कुल शुरू से काम करना पड़ेगा उस चीज़ पर, ठीक है। रिएक्शन प्रोसेस। इन दिस सेगमेंट ऑफ द इंटरेक्टिव फेज द टीचर ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शन मेड बाय द स्टूडेंट्स। अगेन द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर्स, ठीक है, इसमें क्या रिस्पॉन्सेज देखेगा कि रिस्पॉन्सेज से क्या होगा, टीचर को ये एनालाइज होगा कि हाँ स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं है, कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और कौन सा टीचिंग मेथड या एड यूज़ करने की ज़रूरत है, जिससे क्या है जो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा स्टूडेंट्स के लिए लर्न करना, ओके। पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़ क्या होता है, पोस्ट एक्टिव फेज़ में क्या हो गया, जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब टीचर को क्या है, एनालाइजिंग और एवल्यूशन ऑफ द रिज़ल्ट, ठीक है, एनालाइज करेंगे हम रिज़ल्ट्स को, डिसाइड स्टूडेंट्स लर्निंग की उनको लर्न हुआ या नहीं हुआ। इट इन्फॉर्म्स रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उसके पोस्ट एक्टिव फेज़ जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, उनको पता चलेगा कि कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। ऑल्सो सजेस्ट नेसेसरी चेंज टू जो सिस्टम में लाने चाहिए। इससे क्या होगा, जो बच्चों को काफ़ी जगह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या फिर उनको उस तरीके से समझ नहीं आ रहा या फिर उनके लिए कोई चीज़ नई लेके आने, तो वो इस टाइम पे वो चीज़ें एनालाइज की जाती हैं। एवल्यूशन एक्टिविटीज़, ठीक है, इवेल्युएशन में एक्टिविटीज़ में क्या होता है, पोस्ट एक्टिव फेज इज़ कंसर्न विद इवेल्युएटरी एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन अ वेराइटी ऑफ वेज, टेस्ट, क्विजेज और बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स रिएक्शंस ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए हम अगर देखो कुछ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एक बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वो मतलब इतना शॉकिंग वे में देख रहा होता है, उसका रिएक्शन बहुत शॉकिंग हो जाता है कि ओ मैम ने क्या पूछ लिया मेरे से,
तो इसका मतलब क्या है, बच्चे को यही नहीं पता कि ये क्लास में हो चुका है या नहीं हो चुका, तो ये बाद में एनालाइज किया जाता है इन पोस्ट एक्टिव फेज। समिंग अप टीचिंग टास्क। During the post-active phase, the teacher sum up the teaching task. For this, he asked the question from the learners verbally or in written form also. Behaviors of the student are also measured in order to evaluate their achievements correctly. ठीक है, इसमें क्या करता है, टीचर सम अप करता है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं बच्चों के, तो क्या करता है, वन बाय वन उनका आंसर करता है, और क्या लास्ट में क्या कर देते हैं, सम अप कर देते हैं तो सभी क्वेश्चंस को, और अच्छे से उनको आंसर कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो मेज़र किया जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास जो है बच्चों को समझ आ गया है, फ्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ नहीं आया है, और उनका जो वो उनकी मतलब ओन प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतना अच्छे से समझने नहीं चाहते और वो लर्न करना नहीं चाहते। ठीक है, ओके, क्योंकि उनका ध्यान उस टाइम पे और कहीं होता है, क्लास में बैठे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है, तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं इन चीज़ों को। मेन जो है मेजॉरिटी इसमें कंसीडर किया जाता है। ओके, सजेस्टेड एक्टिविटीज़ इन पोस्ट एक्टिव फेज़। पोस्ट एक्टिव फेज़ में क्या सजेस्ट किया जाता है, डिफाइनिंग एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ चेंज रिजल्टेड फ्रॉम टीचिंग। उसका एग्जैक्ट डायमेंशन दिखाना होता है कि जो रिज़ल्ट आया है। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग डिवाइसेस टेक्निक्स, जो जिस से समझ नहीं आ रहा है बच्चों को, क्या करता है वो क्या करता है, टीचर अगली बार दूसरी टेक्निक यूज़ करके देखता है कि ये इफ़ेक्टिव हो जाए। चेंजिंग द स्ट्रेटजीज़ इन टर्म्स ऑफ कलेक्टेड एविडेंसेस। ठीक है, वो अपने जो स्ट्रेटजीज़ में क्या चेंज कर पाएगा, वो किसके थ्रू कर पाएगा, वो एविडेंसेस के बेसिस पे कर सकता है। एविडेंस से उसे पता चलता है कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ मुझे चेंज करना चाहिए। ओके, तो ये पोस्ट एक्टिव फेज़ में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। थैंक यू गाइस, आपको होपफुल आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में स्टडी कराया है लर्निंग टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और मैं आगे इसमें फ़र्दर वीडियोस बनाऊंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोस। होपफुल आपको समझ आएगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीएड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, DEET+B के लिए, KVS के लिए। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड हैं। खासकर कॉमर्स वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो बीएड कर रहे हैं वो किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हैं, उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। देखो हम कोई आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हमारा पेड कोर्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, आप PDF के इतने चार्जेस हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ इतना तो देखो, ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए कि हाँ हमारे जो रीडर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमको देख रहे हैं, हमारी जो स्टडी है, हमारी टीचिंग है, वो काम आ रही है। तो एक हमारे लिए मोटिवेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें और सब्सक्राइब करें, और अपने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, आप मुझे कमेंट सेशन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।